हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो हम हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग वाला कर रहे थे। इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम किस बारे में बात करेंगे? देखिए, 3 एस्पेक्ट होते हैं स्टाफिंग के: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज हम रिक्रूटमेंट वाला जो पार्ट है उसको करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसके 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। ये दोनों क्या क्या होते हैं और इनकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है, ये हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ठीक है, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब हम रिक्रूटमेंट को आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, उनको सर्च करते हैं और उनको स्टिम्युलेट करते हैं, यानी उनको प्रेरित करते हैं किस चीज़ के लिए? कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। रिक्रूटमेंट का मतलब है जो फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं उन सोर्सेज को देखना और वहाँ पे जाके लोगों को मोटिवेट करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इसमें मेथड यूज़ होता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल देते हैं, हम जो जॉब में वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अब देखो, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कंपनी के अंदर से ही जब रिक्रूटमेंट कर ली जाए, यानी मान लो ए पर्सन रिटायर हुआ, ए पर्सन की पोस्ट बी पर्सन ने फिल कर दी और बी पहले इसी कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या है? ये है इंटरनल रिक्रूटमेंट, कि आपने कोई पोस्ट को फिल किया अपने यहाँ के ही किसी पर्सन से। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, बल्कि बाहर के किसी पर्सन से। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल को हम पढ़ते हैं। देखो, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो सोर्सेज होते हैं जब कंपनी का ही कोई पर्सन खाली पोस्ट को फिल करता है। ठीक है, समझ आ गया ये कंसेप्ट। अब रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है और कभी कभार डिमोशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र और प्रमोशन में मेन डिफरेंस समझो क्या है। ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है? सेम लेवल की पोस्ट होती है लेकिन डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है, तो ये है ट्रांसफ़र। जैसे HOD ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को HOD मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना दिया गया, तो वो यहाँ भी HOD थे, वो यहाँ भी HOD हैं। ठीक है, तो उनकी पोस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो ये होता है ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट होना। तो प्रमोशन में वर्टिकल शिफ्ट होता है। वर्टिकल शिफ्ट का मतलब आप लोअर पोजीशन से, लोअर रैंक से हायर रैंक के पर्सन बनते हो, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, आपकी पोजीशन का स्टेटस बढ़ता है, आपकी सैलरीज़ वगैरह भी बढ़ती हैं। तो इसका मतलब है ये प्रमोशन होता है। और डिमोशन इसका उल्टा है, अगर एक हायर रैंक के ऑफिसर को हम लोअर रैंक में शिफ्ट कर दें तो ये होता है डिमोशन। डिमोशन वैसे जनरली कम ही किया जाता है, मेनली प्रमोशन या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है? आप सेम पोस्ट पे रहते हो लेकिन अलग डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाता है, तो ये है ट्रांसफ़र। यानी कि इसमें आपकी अथॉरिटी में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपकी पे स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि इंटरनल सोर्सेज अभी हमने पढ़े कि हम प्रमोशन के थ्रू पोस्ट फिल कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र के थ्रू पोस्ट फिल कर सकते हैं, तो उसकी क्या मेरिट और क्या डीमेरिट है। सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं, यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट्स है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उनको पता है कि भाई प्रमोशन हो सकता है अगर हम अच्छा काम करेंगे, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, राइट।
सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आपको जिस पर्सन को सिलेक्ट करना है आप उसके बारे में पहले से ही जानते हो। एक तो बाहर से कोई एम्प्लॉई आ रहा है और एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉई है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वाले को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बारे में तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, राइट। देन ट्रांसफ़र जो है वो टूल ऑफ ट्रेनिंग की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रांसफ़र जब आप करते हैं तो एक पर्सन को अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस मिलने से उसका क्या है, उसको ट्रेनिंग मिल रही है अलग अलग काम करने की, राइट। देन चीपर सोर्स, देखो बाहर से आप एडवर्टीज़मेंट करोगे, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट करोगे, इंटरव्यू करोगे, ये सारा काम करना महंगा पड़ता है। लेकिन अंदर से ही अगर किसी पर्सन का प्रमोशन करना है तो ये आपके लिए सस्ता पड़ता है। देन लेज़र कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। अब देखो जो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी वाकिफ़ है तो उसको ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं रहती। वहीं अगर आप बाहर से कोई पर्सन लेके आओगे तो उसको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देन बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज की लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहली लिमिटेशन है डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का क्या मतलब है, देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरनल सोर्सेज से लगा रहे हो बंदे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है और फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगी, ठीक है। तो यानी अगर मान लो, अच्छा दूसरा क्या है, अगर प्रमोशन टाइम बाउंड हो जाए, भाई 3 साल में सबका प्रमोशन होता है तो उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो जाते हैं। जैसे मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि प्रमोशन जो है ना वो टाइम बाउंड होता है, भाई 4 साल बाद ये प्रमोशन होगा, 5 साल बाद ये प्रमोशन होगा। तो उसमें क्या एम्प्लॉयज़ को लगता है प्रमोट तो हो ही जाना है तो फिर रहने ही देते हैं काम करने को, राइट। अच्छा, देन नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, हर बार आप हर पोस्ट प्रमोशन के थ्रू नहीं फिल कर सकते हो, हर पोस्ट के लिए आप इंटरनल सोर्स यूज़ नहीं कर सकते हो। देन अगर बार बार किसी पर्सन का ट्रांसफ़र करते रहोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप किसी एक डिपार्टमेंट में जाते हैं आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको उससे पहले ही दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आप कैसे अपना काम चला पाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये लिमिटेशन है। देन नॉट अवेलेबल टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप मुझे ये बताओ नई ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं, नई ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन से या ट्रांसफ़र से थोड़ी बढ़ सकती है। ये तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इंटरनल सोर्सेज का फ़ायदा उठा सकती है, ठीक है। चलिए अब हमने इंटरनल सोर्सेज कर लिए, अब हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या बताता है, सबसे पहले तो आप ये देखो, एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है आप जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो एम्प्लॉई आपकी कंपनी का नहीं है, वो बाहर से आया है, ठीक है। अब बाहर से मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे एक ऑप्शन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, इसमें क्या होता है, अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट के। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देती है, मेनली ये कैजुअल वर्कर्स के लिए किया जाता है कि आप आके और मतलब कंपनी ने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और उस तरह से अगर रिक्रूटमेंट की जाती है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, देखो जो अच्छी कंपनियां होती है ना उनके पास लोग खुद से भी फ़ोन करते रहते हैं, खुद से भी मेल डालते रहते हैं कि अगर आपके यहाँ वैकेंसी हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो वो होते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो आप उनमें से बंदों को छांट सकते हैं, आपके पास कोई अच्छा रेज्यूमे आया तो आप उनमें से किसी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में या ट्रेड जर्नल्स में या टीवी में एडवर्टीज़मेंट देते हैं जिसमें हम अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी के अंदर क्या पोस्ट वैकेंट है वो बताते हैं, उस पोस्ट पे कौन सा पर्सन चाहिए वो बताते हैं। तो सारी डिटेल्स हम एडवर्टीज़मेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो गवर्नमेंट बनाती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है ये। गवर्नमेंट इसमें क्या नोट करती है कि जैसे आपको रोज़गार की ज़रूरत है और अभी आपके पास रोज़गार नहीं है, आप जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा सकते हो। तो अगर फ्यूचर में कोई कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों से कॉन्टैक्ट कर लेती है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उनको बता देते हैं भाई ये लोग हैं जिनको आप रिक्रूट कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, यानी स्पेशल कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं। क्या काम करती है, इनको आप बता देते हो भाई मुझे 10 बंदे चाहिए जिनको टैली आता हो। मान लो आपने ये कह दिया मुझे 10 बंदे चाहिए जिनको टैली आता हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो अब ये सारा काम करेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी ऐड निकालेगी, प्लेसमेंट एजेंसी आपको सारा सिलेक्शन टेस्ट वगैरह सब करके देगी, बदले में ये फ़ीस लेगी। ठीक है, बदले में ये फ़ीस लेगी। तो ये होता है प्लेसमेंट एजेंसीज़ का काम। देन आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि आप किसी कॉलेज के अंदर, कंपनी किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूशन में जाके वहाँ से लोगों को जब प्लेस करती है तो उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपके यहाँ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपको एक और एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो आप उस एम्प्लॉय से पूछते हैं क्या उसकी जान पहचान का कोई है। तो अगर उसकी जान पहचान का कोई पर्सन है तो आप उसको रख सकते हो। तो ये भी क्या है, एक तरीका है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। जो बंदा आया है वो आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा, लेकिन ये आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का नोन है, जानकार है। ठीक है, देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, देखो अगर आपको अनस्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं ना, अनस्किल्ड वर्कर मतलब जिनको अनस्किल वाला काम करना है, स्किल वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं, जैसे मान लो आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स देखे होंगे, तो उनको लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है एक। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कंपनी जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करती है कि हमें 10 लेबर चाहिए आज के दिन हमें 15 चाहिए, आज हमें 20 चाहिए। इस तरह से वो रिक्वायरमेंट बता देती है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर उतने वर्कर अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, देन एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी और सोशल मीडिया। ये आज के टाइम पे वेबसाइट पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे ये सब देने का आजकल चलन बढ़ गया है कि अगर कोई वैकेंसी होती है किसी को, जैसे आपने देखा होगा ना काम के लिए ये ज़रूरत है, ये ऐसे इस तरीके से कई सारे नोटिस निकलते हैं, तो ये एक नया तरीका है। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट थे। कौन कौन से, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दे। कैजुअल कॉलर्स, यानी जो लोग कंपनी को खुद ही फ़ोन करते रहते हैं कि हमें अगर आपके यहाँ वैकेंसी हो तो हमें ले लीजिए। एडवर्टीज़मेंट, यानी न्यूज़पेपर में जो देते हैं हम। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब जो गवर्नमेंट चलाती है। प्लेसमेंट एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है जो सारा काम करके देती है, फ़ीस के लिए काम करती है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेज से रिक्रूटमेंट जो होती है। और रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन, उन्होंने किसी को रिकमेंड कर दिया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर अवेलेबल करवाते हैं। और टीवी, सोशल मीडिया या वेबसाइट पे आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। अब देखो एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है ये देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या मेरिट्स होती हैं। पहला मेरिट है इसका क्वालिफाइड पर्सनल। देखो अगर आप बाहर से पर्सन लेके आ रहे हो, बाहर से लोग लेके आ रहे हो अपनी कंपनी में, तो आपको क्वालिफाइड ज़्यादा मिल सकते हैं लोग, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी चॉइस होती है। एक तो आपको कहूँ मैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है तो आपके पास लिमिटेड चॉइस है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी है तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, राइट। देन है फ्रेश टैलेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट आएगा। देन है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या होती है कि देखो अब जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं, बाहर से भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है कि कौन बेटर काम करता है, तो उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो मेन मेरिट्स क्या हैं कि अगर हम बाहर से लेके आते हैं तो एक तो हमें चॉइस ज़्यादा मिलती है, फ्रेश टैलेंट हमारी कंपनी के अंदर आता है, फ्रेश ब्लड हमारी कंपनी के अंदर आता है, और क्वालिफाइड लोग हमें मिल पाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, यानी क्या कमियां हैं उसके अंदर। तो पहली कमी है डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। देखो अगर मान लो प्रमोशन से आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हो, यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट मान लो आप नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आप प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं कितना ही अच्छा काम कर लूँ मेरा प्रमोशन तो होगा ही नहीं, राइट। देन सेकंड है ये एक लेंदी प्रोसेस है। देखो
आप बाहर से एडवर्टीज़मेंट करोगे, उसके बाद लोग अप्लाई करेंगे, फिर आप उनकी स्क्रूटिनी करोगे, फिर सिलेक्शन करोगे, तो ये सारा कुछ क्या है, एक लंबा प्रोसेस होता है और लंबा भी होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी इसमें, ठीक है। अच्छा, अब जो बाहर से स्टाफ आता है उसको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।